नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ गर्मा गर्म खबरें ही बनती हैं दिन भर की सुर्खियां। और इन्हीं चुनिंदा गर्मा गर्म खबरों को लेकर आए हैं हम इस स्पेशल शो खबर गर्म है। तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने जो दांव खेला है, उससे बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। विपक्षी महागठबंधन जहां इस दांव से गदगद नजर आ रहा है, तो एनडीए इससे नाराज है और इसे हास्यास्पद बता रहा है। बिहार सरकार की ओर से कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट देते हुए कहा कि बिहार में हुई जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी हो गई है। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार में जातियों का गणित पिछड़ा वर्ग 27.13%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52%, स्वर्णों की आबादी 15.52%, भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मुसहर की आबादी 3%, यादवों की आबादी 14%, राजपूतों की आबादी 3.45%। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है और जातीय जनगणना का शिगुफा नीतीश कुमार ने बहुत पहले से ही छेड़। तो जातिगत गणना की अगर बात की जाए तो इसे जारी करने का जो आंकड़ा है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस देश में जातीय गणना होनी चाहिए, हमें जातियों की संख्या पता होनी चाहिए। जातीय गणना तो पूरे देश का विषय है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जातिगत गणना हास्यास्पद है। इसे पेश करने से पहले लालू और नीतीश ये बताएं कि अब तक वो कितने गरीबों को रोजगार दे चुके हैं, नौकरी दे चुके हैं। ये धूल झोंकने के बराबर है। आंख में धूल झोंकने वाली ये जाति गणना की गई है। उधर राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, चुनावी गर्माहट अब बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि सत्ता पर काबिज हो तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। एक तरफ बैक टू बैक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, तो चुनावी मैदान में खुद पीएम मोदी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़ में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गहलोत जी राजस्थान से जाने वाले हैं, उन्हें भी ये बात मालूम है। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान का चहुमुखी विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। पीएम मोदी ने राजस्थान को 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी सौगातें दी हैं। तो इसमें रेलवे से लेकर एलपीजी प्लांट तक शामिल है। जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ, वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ।
तो पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भले ही ये नहीं लगता कि गहलोत जी जा रहे हैं, मगर गहलोत जी को खुद ही मालूम है कि वो जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की पहचान आतिथ्य सरकार की रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पटियाला में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता के जीवन को आसान बनाने की बात कही है। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी अब जनता के काम जनता के घर रहते हुए हो रहे हैं। उनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पटियाला पहुंचे, तो वहीं उन्होंने माता कौशल्या अस्पताल में स्पेशल यूनिट का उद्घाटन भी किया। इसके बाद उन्होंने अंदर जाकर मरीजों का हाल चाल जाना और उनके स्वस्थ होने की कामना की। केजरीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में सेहत क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 550 करोड़ से अस्पतालों का हालात सुधरेगा। तो वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में अब जनता को अफसरों तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब उन्हें केवल एक नंबर पर कॉल करने की जरूरत है। उसके बाद अफसर आपके घर आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपका क्या काम करवाना है। अब जनता के काम को आसान करने की बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी अफसर आपके घर आएंगे आपका काम करने के लिए। आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सुविधा अभी तक केवल दिल्ली में थी, अब पंजाब में भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। आपके घर जो काम आपको सरकारी दफ्तर में कराना है, आप उस नंबर पे कॉल करना, आप बताना, अपना एड्रेस बताना, अपना फोन नंबर बताना, आपके घर आके आपका काम करके जाएंगे। तो केजरीवाल ने जनता को अनेकों सुविधाएं देने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल के इस संबोधन में उन्होंने जनता के कामों को आसान बनाने की बात कही। जनता का प्रदेश सरकार को लेकर कितना विश्वास बढ़ता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर तरह से जनता के साथ होने की बात कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस मॉड्यूल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी एनआईए का मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस आतंकी के ऊपर कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस्लामिक स्टेट से कथित रूप से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान शाहनवाज के रूप में हुई है। आपको बता दें कि एनआईए काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी और उस पर 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। पुलिस के मुताबिक पेशे से इंजीनियर शाहनवाज मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है और पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद दिल्ली में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लास्ट मंथ एक एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है।
तो देश की सुरक्षा एजेंसी लगातार पूरे देश में बड़े पैमाने पर अभियान छेड़े हुए है और इसी के तहत लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बात करते हैं पंजाब और हरियाणा में लगातार बढ़ते गैंग वॉर की। दरअसल पंजाब के गैंगस्टर दीपक मान का सोनीपत के गांव हरसना के खेत में शव मिला। गैंगस्टर के शरीर पर गोलियों के कई निशान मिले हैं। अब इसकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ले ली है। हमने अपने साथी की हत्या का बदला ले लिया है। दीपक उन शूटरों में शामिल था जिसने हमारे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या की और फरार था। अब उसको सजा दे दी गई है। हमारे साथी को सोते हुए मारा था। आज उसके सिर में उतनी ही गोली मारी गई है। जो रह गए हैं वो तैयार हो जाएं। ये बयान सोशल मीडिया के जरिए गोल्डी बराड़ ने दिया है। गैंगस्टर दीपक मान की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर ली है। गोल्डी बराड़ ने आगे लिखा, सुक्खा दुनुके को हमने ही मारा है। देखते जाओ, हमारे दुश्मनों को समझ नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो अभी हाल ही में इन दोनों गैंग ने दावा किया था कि उन्होंने कनाडा में बैठे गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा का मर्डर किया था। इसके साथ ही दीपक मान ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मुझे छूकर तो दिखाएं। कुछ ही दिनों बाद दोनों गैंग ने मान को ठिकाने लगा दिया। पुलिस इस फेसबुक पोस्ट की भी अब जांच कर रही है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में योग एवं आयुष सहायक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आयुष विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। पंचकुला में योग एवं आयुष सहायक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को देश के 2 महान सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन होता है। महात्मा गांधी ने भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपने जीवन में अपनाया। महाराष्ट्र के उर्ली इस जगह पर उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति के अस्पताल का निर्माण किया, जो आज भी चल रहा है। योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरे दोनों के बेहद करीब का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई, क्योंकि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्लोज टू द हार्ट, क्लोज टू द हार्ट। वैसे इसकी भूमिका में तो अगर मैं प्रधानमंत्री जी का नाम लूं, बाबा रामदेव जी का नाम लूं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने योग विषय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। तो सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में अभी 6500 के करीब ग्राम पंचायत जिम की अगर बात की जाए तो जिम खोलने का पूरा लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो 882 योग व्यायामशाला भी खोली गई हैं और धीरे धीरे ग्राम स्तर तक और व्यायामशालाएं खोलने का प्लान बनाया गया है। योग सहायक, योग कोऑर्डिनेटर के साथ साथ हर जिले में योग कोच भी लगाए जाएंगे। योग सहायकों की जिम्मेदारी तय करने के लिए योग कोच और जिला स्तर पर रिव्यू करवाया जाएगा।
बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने सोनीपत के गांधी चौक पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और नमन किया। उन्होंने इस दौरान सड़क सफाई अभियान में झाड़ू लगाकर भी हिस्सा लिया। तो वहीं 2024 के चुनाव को लेकर विप्लव देव ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी पार्टी तैयारी नहीं करती। एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में बीजेपी पार्टी जुट जाती है। तो विपक्ष में अन्य दल पर निशाना साधते हुए कहा कि बाकी अन्य दल चुनाव आने के बाद ही तैयारी में जुटते हैं। तो वहीं अब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कैंडिडेट की टिकट बहुत पहले से डिक्लेयर कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि पार्टी संगठन और जनता के लिए भी काम करती है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनका कोई काम नहीं होता वह आरोप ही लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव की तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सभी समय संगठन का काम करते रहते हैं। बाकी सब दल इलेक्शन आने के बाद काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए आप लोगों को कभी कभी थोड़ा गलतफहमी हो जाता है। वो उनका विचरण थोड़ा देखते हैं तो नहीं चलता है ना, तो सडनली चलने लगता है तो लोगों का बहुत काम कर रहे हैं, बहुत घूम रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का रोज काम करता है। माँ डेली बच्चों को खाना खिलाता है, उसको दिखता नहीं, किंतु मौसी जब कभी कभी खिला देता है तो वो दिखता है। तो वैसे ही बाकी सब पार्टी का हालत यह है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काम करता है। अभी देखो मध्य प्रदेश में हमने बहुत पहले ही टिकट डिक्लेयर करके रख दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के लिए ही बैठे रहता है, ऐसा कुछ नहीं। काम के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के लिए। देखो जिनका कोई काम नहीं होता वो आरोप लगाता है, जिनका काम होता है वो काम करते रहते हैं। इसलिए दोनों में अंतर है। आप उनको पूछ लीजिए आपका। तो विप्लव देव का कहना है कि मोदी ही सत्य हैं और आज की राजनीति में मोदी ही सही व्यक्ति हैं। आज मोदी के साथ जो चलना नहीं चाहता है वो किसी के साथ नहीं चल सकता। यानी साल 2024 और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। उधर पानीपत की भी बात कर रहे थे। प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं और हाल ही में पानीपत से सामने आए 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर अब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए दीपेंद्र ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है और पुलिस ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा के पानीपत की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भले ही कानून व्यवस्था को लेकर कितने ही दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब नजर घुमाई जाती तो सभी दावे फेल होते नजर आते हैं। हाल ही में पानीपत में महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप के साथ साथ एक महिला की हत्या और इस मामले में पुलिस के हाथ खाली होने और उसके बाद एक छोटी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ हरियाणा शासन को भी जमकर घेरा है। पानीपत में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है, ये बात दीपेंद्र हुड्डा ने शासन और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कही। उन्होंने कहा कि पानीपत से जिस तरीके की दुष्कर्म की वारदातें सामने आ रही हैं, उससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो चुका है। देखिए, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है प्रदेश में भी और पानीपत में भी। जिस तरह की घिनौने अपराधों के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है और अपराधियों को पकड़ा तक नहीं जा रहा। इतना अपराधियों का हौसला बढ़ गया है कि वो ऐसा लगता है अपराधी खुले हौसले में घर से बाहर निकल के तनातन सड़कों पे घूम रहे हैं। जिस तरह से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, जो पानीपत का उदाहरण है। तो कानून व्यवस्था को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी निशाने पर लिया। पानीपत में हाल ही में सामने आई दुष्कर्म की वारदातों के बाद से ही विपक्ष पूरी तरह से मुखर हो चुका है और लगातार सरकार को घेर रहा है। और हरियाणा में एक और बयान ने सियासत को गर्मा दिया है और यह बयान है दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का। यह बयान उनकी अपनी पार्टी के लिए भी परेशानी बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। हरियाणा की जींद में हुई रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान किया।
कि अगर चुनाव में बीजेपी ने जजपा के साथ गठबंधन किया तो वो बीजेपी को छोड़ देंगे। इससे पहले रैली में बीजेपी से सांसद उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने वीरेंद्र सिंह को फैसला लेने के लिए अपनी तरफ से बंधन मुक्त किया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब जो भी करो दिल से करना, आपने सोच समझकर राजनीति 50 साल तक की है, बहुत कर ली है। मेरा यानी वीरेंद्र सिंह के बारे में मत सोचना कि मेरा फायदा होगा या नुकसान, आपको जो सही लगे वो ही करना। बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई, ये बात तो जींद के एकलव्य स्टेडियम में हुई मेरी आवाज सुनो रैली में भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों को उम्मीद थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आज शायद बीजेपी को त्याग देंगे, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में जजपा से गठबंधन करने की सूरत में ही बीजेपी को छोड़ने की बात कही है। तो अगर आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। सोशल मीडिया पर जितनी जानकारी और फायदा आप लेते हैं उतना ही यह साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल होने लगा है। अगर आपको व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। यकीन नहीं है तो यह गर्मा गर्म खबर केवल आपके लिए है। भिवानी पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले का पटाक्षेप कर दिया है। मामला 28 सितंबर का है। एमपी धर्मवीर सिंह को एक पब्लिक मीटिंग में अचानक ही मोबाइल पर वीडियो कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अश्लील वीडियो चलाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था। एमपी ने इस मामले की जानकारी साइबर क्राइम को दी थी। मामले के बारे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 को पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। एक आरोपी को नूह से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल पर एक अश्लील जो है वीडियो चली, एक वीडियो कॉल के जरिए, जिसको तुरंत प्रभाव से उन्होंने कॉल कट कर दी और जिसमें तथाकथित रूप से साइबर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे और उन्होंने उसकी तुरंत कंप्लेंट करवाई। कंप्लेंट के पश्चात पुलिस ने तुरंत इसमें तकनीकी जांच के उपरांत 3 अपराधियों को अब तक अपनी गिरफ्त में लिया है, जिसमें 2 अपराधियों को हमने 8 घंटे के अंदर ही नूह से जिला नूह से रेड करके उनको जो है गिरफ्तार किया था। एसपी के मुताबिक तामिल नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। पीड़ितों को थाने में आने की बात कहकर पैसे ऐंठता था। तामिल का भाई आमिर, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, वो दूर दराज से मोबाइल सिम लाने का काम करता था। सिम लाकर बात करने के लिए वो सिम सहज को देते थे। सहज कॉल करता था। तो साइबर क्राइम और आपको ब्लैकमेल करने का यह नया तरीका देखा। 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, उनसे 13 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। 6 मोबाइल की जांच में यह पता चला कि 17 राज्यों के 250 लोगों को ये लोग कॉल करते थे, उनको परेशान करते थे और उनको फंसाने का प्रयास करते थे। हालांकि उन लोगों ने भी पुलिस को शिकायत नहीं की। अब एसपी ने यह अपील की है लोगों से कि बिना जानकारी के किसी भी कॉल या वीडियो कॉल को ना उठाएं, यही आपके लिए बेहतर है। तो खबर गरम में आज के लिए इतना ही। दिन भर की जो भी सुर्खियां बनने वाली खबर थी उनको हमने आपको डिटेल में दिखाया। आज के लिए खबर गरम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।